आप सभी का स्वदेशी चौपाल में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है और मेरी तरफ से आप सभी मेरी तरफ से सादर नमस्कार स्वीकार करें। बंधुओं, स्वदेशी चौपाल में आज मुझे आने का निमंत्रण मिला। आप सभी जान रहे हैं कि हम आज एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमारी आपसी अंतरक्रिया पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुकी है। सड़क पर निकल नहीं सकते, समूह में एकत्रित नहीं हो सकते, क्योंकि कोरोना रूपी महामारी चारों तरफ छाई हुई है। ऐसे में हम सभी अपने घरों में रहें, अत्यावश्यक होने पर ही बाहर निकलें, मास्क पहन करके निकलें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोएं और इन सब को करते हुए हमें घर पर रहने का जो अवसर मिल रहा है उसका सदुपयोग करें और चिंतन मनन करते हुए हम अपने देश को कैसे इस पोस्ट कोरोना के समय में खड़ा कर सकते हैं, इस पर विचार करें। बंधुओं, इस दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस आने वाला है। आगामी 11 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस है, जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में एक परमाणु विस्फोट हुआ था, पोखरण परमाणु विस्फोट किया था हमने, और उससे अपने स्वदेशी स्वाभिमान को हमने जगाया था। हमने स्वदेशी तकनीक से उस परीक्षण को किया था और वह पोखरण परीक्षण राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में हम सभी स्वदेशी बंधुओं को प्रेरित करेगा, उनका उत्साह बढ़ाएगा। ऐसे में हम सबको आगामी 11 मई को भारत माता के चित्र के सामने पोखरण परीक्षण से प्रेरणा लेते हुए स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। बंधुओं, एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। बड़े ही कम समय में, बड़े ही सहज प्रयास से, बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम किए हुए हमारे स्वदेशी प्रेमी बंधुओं ने स्वदेशी जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए एक जो मिस्ड कॉल का नंबर दिया गया था, उस पर सहजता से सबने मिस कॉल किया और उस मिस कॉल करने के बाद जो लिंक आया, उस लिंक पर अपना डेटा भी सबमिट किया और इस तरह से कई हजार लोगों ने, लगभग 7-8 हजार लोगों ने लगभग, जैसी जानकारी आ रही है, कि मिस कॉल किया है। और इस तरह से जो स्वदेशी जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसमें मैं अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन सभी स्वदेशी प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह जो स्वदेशी का आंदोलन है, यह भारत के पुनर्निर्माण का आंदोलन है, भारत के रिस्ट्रक्चरिंग करने का आंदोलन है। हम अपने आप को नवोन्मेषण के द्वारा खड़ा करेंगे और इस कोरोना महामारी से लड़ने के बाद आप सभी पाएंगे कि आपका ये जो समर्थन मिल रहा है, इससे भारत एक बार फिर से दुनिया में आर्थिक शक्ति बन करके उभरेगा। फिर दुनिया में एक बार भारत की पहचान खड़ी होगी, क्योंकि इस बार जो भारत की पहचान खड़ी होने होगी, उसके पीछे स्वदेशी की भावना है। अतः अपने सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वदेशी बंधुओं से, स्वदेशी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक मोबाइल नंबर दिया गया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी घुमा भी है, फिर भी स्मरण कराने के लिए मैं वो नंबर बताना चाहूँगा। वो नंबर है 8929208080। उसको फिर से दोहराएं, 892-920-8080। स्वदेशी प्रेमी बंधुओं सुन लें, 892-920-8080 यह नंबर है
जिस पर आप मिस कॉल दे करके और जो स्वदेशी का आंदोलन है, इस स्वदेशी जन आंदोलन को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं और इस स्वदेशी जन आंदोलन का जो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा उसको आप आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर में अपनी आंखों से साकार होते हुए देखेंगे। बंधुओं, आज का जो विषय मुझे रखने के लिए कहा गया है वो बड़े ही महत्व का विषय है, दीनदयाल जी का स्वदेशी दर्शन। जब ही दीनदयाल जी का नाम आता है, पूरी की पूरी एक भारत की परंपरा हमारे सामने खड़ी हो जाती है। दीनदयाल जी पूरी जो भारतीय परंपरा है उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे समक्ष खड़े होते हैं। यदि चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है, जो ऋषियों मुनियों का जो देश है भारत, जिन ऋषियों मुनियों ने इस भारत देश को खड़ा किया है, जिन योगियों ने भारत देश को खड़ा किया है, उस ऐसे ऋषि और मुनि परंपरा के बाद दीनदयाल जी का जब नाम आता है तो पूरा का पूरा हमारा भारत, उसका सांस्कृतिक अधिष्ठान, उसका लोक, उसका परिवेश, और मैं कहूं जो हमारा स्वदेशी का नारा है कि जय जय स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, गांव हर घर स्वदेशी। तो दीनदयाल जी को जब हम याद करते हैं तो हम कहीं न कहीं से भारत की जो परंपरा है, भारत का जो चिंतन है, जो गांव के परिधि के व्यक्ति को भी अपने दायरे में लाता है, जो गांव के परिधि के व्यक्ति के लिए भी खड़ा होने की बात करता है, उस दर्शन की बात करते हैं। यद्यपि दीनदयाल जी के उस दर्शन को नाम दिया जाता है एकात्म मानववाद दर्शन। इस एकात्म मानव दर्शन को यदि हम देखें, ध्यान से चिंतन मनन करें तो हम पाते हैं कि दीनदयाल जी का ये पूरा विचार दर्शन स्वदेशी दर्शन है, स्वदेशी जीवन पद्धति पर आधारित है। इस दर्शन में आप यदि देखें तो जो उनकी समग्रता की दृष्टि है, जो उन्होंने समग्र रूप में देखने की बात कही है, जिसमें उन्होंने सिर्फ मनुष्य को नहीं, मनुष्य से समष्टि तक, समाज तक, समाज से सृष्टि तक और सृष्टि से परमेष्टि तक की चर्चा की है। जब वहां व्यक्ति की बात करते हैं दीनदयाल जी, तो सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं करते, वो समाज की बात करते हैं, समाज के साथ ही वो प्रकृति की बात करते हैं, सृष्टि की बात करते हैं, इस चराचर जगत की बात करते हैं, और उससे भी आगे वो परमेष्टि तक जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा विचार सरणी है, पूरा का पूरा जो चिंतन है, इस चिंतन को यदि आप ध्यान से देखें, इस चिंतन पर यदि गहराई से आप विचार करें तो आप पाएंगे कि इस चिंतन के मूल में स्वदेशी। दीनदयाल जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि यदि भारत खड़ा हो सकता है, यदि भारत एक शक्ति बन सकता है, यदि भारत मनुष्यता का कल्याण कर सकता है, यदि भारत में हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर हाथ को काम दे दिया जाए तो भारत खड़ा हो जाए। उन्होंने नारा भी दिया था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। अब इस छोटे से नारे से, जो कहने में बड़ा संक्षिप्त लगता है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये नारा कहां से उपजा है? ये नारा हमारे स्वदेशी जीवन से हो रहा है। आप जानते हैं, भारत की पूरी संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति रही, और जब मैं कहता हूं कि भारत की संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति है, तो इसको कतई बहुत रिड्यूस करके देखने की जरूरत नहीं। जब हम कृषि प्रधान संस्कृति की बात करते हैं तो पूरी
पूरी की चिंतन परंपरा, पूरी की पूरी कार्यप्रणाली, पूरी की पूरी संस्थाएं, आप कह सकते हैं उनके केंद्र में गांव खड़ा होता है। बंधुओं, आज महामारी का दौर चल रहा है, लोग कहां भाग के जा रहे हैं? आप अगर बड़ी सहजता से, सावधानी से देखें तो लोग भाग के जा कहां रहे हैं? आज हर कोई भाग करके गांव जा रहा है। क्यों गांव जा रहा है? क्योंकि इस महामारी में भी यदि कोई सुरक्षित है तो वो गांव बचा है सुरक्षित। अगर आप इस पूरे महामारी के दौर को देखें, ये महामारी आई कैसे? भारत में तो इसने जन्म नहीं लिया, ये तो बाहर से आई, चीन से आई। ये चीनी वायरस है, इस पर भी चर्चा चल रही है कि वुहान वुहान के लेबोरेटरी में ये वायरस पैदा हुआ। बंधुओं, ये जो चीन से आया हुआ वायरस है, ये वायरस बाहर से आने के नाते हमारा जो परिवेश है, हमारे जो रहन सहन है, उस पूरे जीवन को प्रभावित कर दिया है। हम सभी भाग करके, गांव छोड़ करके शहरों की तरफ भागने लगे थे। शहरों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, अर्थ का केंद्र बनने लगा महानगर, बड़े बड़े केंद्र विकसित होने लगे, औद्योगिक इकाइयां बड़ी बड़ी खड़ी होने लगी। परिणाम क्या हुआ कि जो जनता है, जो समाज है, जो मजदूर है, जो कामगार वर्ग है, उसमें एक प्रेरणा, एक नकारात्मकता आ गई। उन सब ने सोचा कि हम गांव में रह करके सुरक्षित नहीं हैं, गांव में हमको रोजगार नहीं मिल सकता है, गांव में हमको काम नहीं मिल सकता है, और सब भाग करके बड़े बड़े महानगरों में चले। ये सब केंद्रीकरण का नतीजा है। आज स्थिति यह हो गई है, अगर सरकारी दृष्टि से भी देखें तो सरकार भी जो राजस्व वसूली कर रही है, आप 2 दिनों से टेलीविजन में देख रहे हो। मैं आज इस पर चिंतन कर रहा था, मैं सोच रहा था कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश के इस आर्थिक प्रक्रिया में, इस अर्थ संरचना में जो विषय सबसे पहले आकर खड़ा होता है वो क्या है? मैं उसका नाम नहीं लेना उचित समझता, लेकिन आप सभी समझ रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। क्या हमारी अर्थव्यवस्था उन लोगों के भर से चलेगी? क्या हमारी आर्थिक संरचना परिधि के व्यक्ति तक नहीं जानी चाहिए? क्या भारत का जो आर्थिक परिवेश है वो हमारे गांव के किसान और मजदूर तक नहीं पहुंचना चाहिए? बंधुओं, इसी के लिए दीनदयाल जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है। दीनदयाल जी की एकदम स्पष्ट मान्यता है कि भारत को खड़ा करना है तो उसके 2 आधार होंगे। एक आधार होगा स्वदेशी, दूसरा आधार होगा विकेंद्रीकरण। आज जो भारत खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, एक ऐसे चौमुहानी पर खड़ा है जहां से उसके पास, मैं भारत क्यों कहूं, मैं विश्व के पास कहूं, आज पूरे विश्व के पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। आप देख रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष से जो लोग भागकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता है तो अपने घर भागता है, और भारत का घर कहाँ है? गांव में है। आप इसीलिए देख रहे हैं कि लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। ऐसे परिवेश में दीनदयाल जी का जो स्वदेशी दर्शन है वो बड़ा महत्व का है। कुछ बातें हमें बहुत साफ अपने दिमाग में रख लेनी होगी, क्योंकि कुछ नारों ने पूरे भारत की आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। कुछ पूर्वाग्रहों ने हमारे आंख पर पट्टी बांध दी है, उनको हमें साफ करना होगा। जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं
तो कतई नहीं ऐसा है कि हम दुनिया के ज्ञान को उसका निषेध करते हैं। बंधुओं, जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो दुनिया के ज्ञान को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कैसे हमें दुनिया के ज्ञान को समझना होगा, ये पूरी की पूरी भारतीय चिंतन परंपरा कहती है। और मैं यदि दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद जो पुस्तक है इसको उठाऊं और इन्हीं की भाषा में मैं बात कहूं, इन्हीं का जो सिद्धांत है उसकी मैं चर्चा करूं, तो बड़ा ही साफ लिखते हैं दीनदयाल जी कि दुनिया का जो ज्ञान है, मानव ज्ञान में जो कुछ भी अर्जित है, आप देखें ये पंक्तियां हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दीनदयाल जी कह रहे हैं। इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा विषय समझ में आ जाएगा। दीनदयाल जी बहुत साफ कह रहे हैं। उनके शब्दों को यदि सीधे लिया जाए तो कहते हैं कि मानव के लिए, मानव के ज्ञान में जो कुछ अर्जित है उससे हम बिल्कुल आंख बंद करके नहीं चल सकते। वो कहते हैं कि जितना मानव ने ज्ञान अर्जित किया है आंख बंद करके नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं। उनका कहना है कि उसको हमें परिस्थिति के अनुसार उनका परिष्कार करना होगा। लेकिन एक और बड़ी साफ बात कहते हैं कि जहां तक कुछ शाश्वत सिद्धांत, अस्थाई सत्य का संबंध है, उनको हम छोड़ नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, आप सभी जानते हैं, युगानुकूल और देशानुकूल। दो शब्द उन्होंने दिया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, युगानुकूल और देशानुकूल। ये जो दो शब्द हैं, युगानुकूल और देशानुकूल, इन दो शब्दों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो मान के चलिए कि हम अपनी पूरी परंपरा पर, पूरी चिंतन परंपरा पर दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं। हम सिर्फ निषेध में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, लेकिन हम परंपरा के अंध विरोधी भी नहीं हैं। हम आंख मूंद कर चलने वाले नहीं हैं। दीनदयाल जी साफ कहते हैं, वो अंधानुकरण के कतई पक्षधर। वो कहते हैं कि इन सभी का संकलित विचार करना होगा। जो भी मानव के ज्ञान और जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं उनका संकलित विचार करना होगा। और वो कहते हैं कि जो हमारा अपना है, जो हमको हमारी चिंतन परंपरा से मिलना है, उसको हमें युगानुकूल बनाना होगा। जो हमारी परंपरा में, जो पूरी की पूरी चिंतन परंपरा में है, उसको युगानुकूल बनाना होगा। बंधुओं, यहां थोड़ा सा मैं विषय को समझाने के लिए अलग ले जाऊंगा। जब हम हमारा और चिंतन परंपरा की बात करते हैं तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हम फिर से उन्हें 2000 वर्ष पूर्व के काल में ले जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी बहुत साफ करते हैं, उसी के लिए उन्होंने युगानुकूल शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमें जो युग है, जो वर्तमान है, उसके अनुकूल अपनी चिंतन परंपरा का प्रयोग करना है। और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, देशानुकूल, कि जो कुछ भी बाहर का आया है उसको देश के अनुकूल ग्रहण करना। बंधुओं, मैं भाषा का आदमी हूं, तो मैं एक छोटा सा प्रयोग आपके सामने करूंगा या एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा। आप सभी उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। आप सभी जानते हैं, तमाम शब्द बाहर से आए हैं और उन शब्दों को हमने ग्रहण किया। एक शब्द है डॉक्टर, सब लोग उपयोग करते हैं
और शायद ही कोई होगा, भारत में तो खैर होंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी इस शब्द से अच्छे से परिचित है। शब्द है डॉक्टर। आप अपने ही कलेजे पर हाथ रख करके और बताइएगा कि क्या आप इसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं जिस रूप में अंग्रेजी के लोग करते हैं। शब्द है डॉक्टर, हम बोलते हैं डॉक्टर। मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता हूँ डॉक्टर, थोड़ा कम पढ़ा लिखा बोलता है डॉक्टर, और एकदम गांव में जाएंगे जो बूढ़ी माता है वो बोलती है डॉक्टर साहब। क्या किया हमने उसका पूरा का पूरा अनुकूलन कर दिया। शब्द है हद। आप किसी भी अंग्रेजी के विद्वान समझ सकते हैं। हमने क्या कर दिया, होटल। क्या किया, हमने शब्द का अनुकूलन किया। भाषा ये बताती है कि हमारी प्रकृति है कि कुछ भी बाहर का हम ले तो उसको अपने देश के अनुकूल ढाल ले। शरीर है, शरीर में ऑपरेशन किया जाता है, कुछ भी लिया जाता है तो उसको ढालना पड़ता है। बंधुओं, ये जो दौर है, ये जो पोस्ट कोरोना हमारे समय सामने आने वाला जो समय है, इसमें हमें दीनदयाल जी के इस स्वदेशी दर्शन को अपनाना। दीनदयाल जी की कुछ और बातें हैं जिनको मैं आपके सामने रख करके संक्षेप में रखूंगा, क्योंकि विषय बहुत लंबा है और हमें अपनी मूल बात भी कहनी है। दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण उनकी कहनी है। एक तो यह है कि जो जन्मा है सो खाएगा, एक नारा है। जो कमाएगा वो खिलाएगा, ये सत्य है, ये सत्य है। ये नारा जब नहीं था तब भी हमारा जो संयुक्त परिवार था इस काम को बखूबी करता था। संयुक्त परिवार में देखिए हर आदमी काम करता है, लेकिन खाने की अनिवार्यता थी। हर कोई भोजन करेगा और हर कोई परिवार का ही नहीं, हम तो इसके लिए भी निवेदन करते हैं कि साई इतना दीजिए जामे को तुम समाए, न तो मैं भूखा रहूं और न साधु भूखा जाए। हमारा जो आगंतुक है वो भी भूखा न जाए। ये जो परंपरा है कि जो जन्मा है सो खाएगा, तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान जो समय है इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी मनुष्य है, जो भी नागरिक है, सबके भोजन की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसी तरह से एक और बात उनकी है, यंत्रों को लेकर के भी दीनदयाल जी कहते हैं। यंत्र के बारे में कहते हैं कि यंत्र क्या करता है, हमारी जो ऊर्जा उसको बढ़ाने के लिए, यानी यंत्र हमारा साधन है। जो काम हम अधिक ऊर्जा में करते हैं, कम ऊर्जा खर्च करके उस काम को कर लें। यंत्र को साधन बनाना है, साध्य नहीं बनाना है। अर्थ को साधन बनाना है, साध्य नहीं बनाना है। और एक और दो बात और कह के मैं आज दूसरा विषय रखूंगा जो आज का वर्तमान समय का परिवेश है उसके लिए। एक और दो बातें और बड़ी महत्वपूर्ण की हैं। दीनदयाल जी समाज को एक जीवंत सत्ता मानते थे। वो कहते थे कि जैसे एक व्यक्ति है उसकी जीवमान सत्ता है, वैसे ही समाज भी स्वयंभू है और उसकी अपनी एक सत्ता होती है। ये विषय लंबा है, इसको मैं नहीं ले जाऊंगा। चर्चा इसकी इसलिए करना जरूरी है कि आज जब हम पोस्ट कोरोना में खड़े होंगे तो हमें गांव का जो समाज है उस समाज के मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और उसके समूहन की क्षमता को समझना होगा। बिना समझे हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। दूसरा एक और हमारी परंपरा रही है, हम हमेशा मांग के अनुसार उत्पादन करते रहे। लेकिन पश्चिम की सभ्यता ने, पश्चिम की संस्कृति ने हमें क्या सिखाया, हम पहले उत्पादन करते हैं और मांग को हम पैदा करते हैं। हमारे यहां क्या थी, मांग पैदा होती थी तब उसका उत्पादन होता था, यानी जितने की जरूरत है उससे थोड़ा सा अधिक हम उत्पादन करते थे। लेकिन इस पश्चिम संस्कृति ने क्या किया कि उत्पादन
अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक भोग, अधिक से अधिक सुख की कल्पना के कारण उत्पादन को प्रमुख बना दिया, उपभोग को उसका अनुचर बना दिया। हमारे यहां उपभोग का अनुसरण उत्पादन करता था, और इसीलिए गांधी जी भी कहते हैं कि हमारे गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे। गांव एक अपने आप में विकेंद्रित पूरा इकाई थी। उसके तमाम जो संसाधन थे, उसकी तमाम आवश्यकताओं की आपूर्ति उसके आसपास से हो जाया करती थी। आज आप यदि देखें अपने पूरे देश के औद्योगिक उत्पादन की परिस्थिति को ही देखें तो तमाम दवाइयों के लिए कच्चा माल हम चीन से मंगाते हैं। तमाम यूनिट का कच्चा उत्पादन चीन से आता है, कच्चा माल। और आप समझ सकते हैं कि इसके कारण से कितना बड़ा संकट पैदा हो गया है। पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल्स में एक बड़ा संकट पैदा हो गया। जहां हम कच्चे माल के लिए आत्मनिर्भरता की स्थिति में थे, आज हम उस पे पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं चीन पर। ऐसे में हमें जिस नई अर्थ संरचना, जो नया आर्थिक ढांचा पोस्ट कोरोना जिसको अख्तियार करना है, उसमें इस बात का हमें ध्यान देना। मजदूर गांव पहुंच गए हैं, कामगार गांव पहुंच गए हैं, कलाकार गांव पहुंच गए हैं। अब जरूरत है उनको उत्पादन में लगाने। गांधी जी ने साफ लिखा है कि हमारी ग्रामीण अर्थरचना में, ग्रामीण उद्यमिता में 66 प्रकार के तरह की उद्यमिताएं थी। इतने गांव काम करते थे। गांव एक बड़ी उत्पादक इकाई हुआ करती थी और परिवार एक बड़े उत्पादन की संरचना हुआ करती थी। आज क्या हो गया? आज आप देखें गांव हमारा पूरी तरह से अनुत्पादक इकाई हो गई है। तो ये पोस्ट कोरोना में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी होगी कि जो तमाम मजदूर भाग करके गांव में आए हैं, अपने घर को लौटे हैं, उनके लिए रोजगार की जरूरत पड़ेगी। जब रोजगार शब्द की बात मैं करता हूं तो मेरा कतई मतलब नहीं है नौकरी। मैं रोजगार की जब बात करता हूं तो मैं स्वदेशी जागरण मंच के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, अपने राष्ट्रीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी, माननीय सतीश कुमार जी, माननीय अजय कुमार जी, इन लोगों ने जो अपने माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचार को लेकर के जो एक संकल्पना विकसित की थी, मैं उसकी बात करता हूं। और वह बात करता है स्वामित्व की। हमें उत्पादन में केवल कामगार नहीं बनना है, हमें उत्पादन के माध्यम से स्वामित्व अर्जित करना है। ये जो ऑनरशिप का मुद्दा है, ये बड़ा महत्व का है। और जब तक आत्मनिर्भरता, स्वामित्व हम विकसित नहीं करेंगे गांव के स्तर पर, तब तक भारत को हम स्वदेशी आधार नहीं दे पाएंगे, तब तक हम दीनदयाल जी के स्वदेशी दर्शन पर नहीं चल पाएंगे। बंधुओं, आज का विषय प्रासंगिक विषय है। आप देखें हर गांव में, हर घर में हर कोई स्वदेशी की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखें जो फोन से लोगों से बात होती है, मैं कई कॉर्पोरेट घरानों के लोगों से जो बातें वहां से आ रही हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान हैं, जो तकनीकी से पूरी तरह परिचित हैं, वो सब कह रहे हैं कि आज समय है स्वदेशी का, आज समय है स्वदेशी तकनीक का, आज समय है स्वदेशी उद्यमिता का, आज समय है गांव को आत्मनिर्भर उद्यमिता की इकाइयां खड़ा करने का। क्योंकि आप कल्पना करिए, आप विचार करिए